हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स में आई हेल्प यू में। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस कर लिए हैं। तो आज उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैमार्कवाद, और इसमें हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो जैसा कि क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अब तक हमारे साथ जुड़ चुके आदित्य कुमार, आशुतोष धर, गुड इवनिंग। बाबू मौर्य, गुड इवनिंग। हेमंत कुमार, हर्षित राज, आदित्य, ठीक है, गुड इवनिंग। अजय कश्यप, अरुण कुमार, सबको गुड इवनिंग। प्रियंका राय, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो कैसी चल रही है फिर आपकी एग्जाम की तैयारियां? आने वाले हैं ना एग्जाम नेक्स्ट मंथ, और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हो भी चुके हैं। अनुज दिवाकर, अश्विनी, कुलदीप सिंह, सुखराम, ठीक है, कुलदीप, ठीक है, ठीक है, नेहा यादव, प्रिंस यादव, अजय, अश्विनी, चलिए सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुलदीप सिंह, गुड इवनिंग। स्माइली राजपूत, हाँ, नेहा यादव, राधे राधे, अरुण कुमार, अच्छा, अजय कश्यप, 17 तारीख से प्री बोर्ड है, तो तैयारी तो हो ही गई होगी ना, है ना? हाँ, अच्छे से देना पेपर। और बायोलॉजी में मैंने जैसा कि आपको बताया है, बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बायोलॉजी के लिए एक एडवांटेज होता है, तो इसलिए एक ये हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी आपकी परसेंटेज को काफी आगे ले जाती है, तो इसलिए मेहनत भी अच्छे से करो और अपने आंसर को प्रेजेंट अच्छे से करना, ठीक है? और फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ साथ अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी मैथ्स के स्टूडेंट तो है नहीं, तो वो भी अपने अच्छे से तैयारी करते रहेंगे न्यूमेरिकल वगैरह की, लेकिन मैं बायो का ही बताऊंगी कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जाना, किस तरीके से प्रेजेंट करने अपने आंसर, किस तरीके से डायग्राम बनाने हैं, कितने तक आंसर लिखने हैं, वो सब अच्छे से। उसके लिए ऑल द बेस्ट आपके लिए। हाँ, कुलदीप सिंह, तैयार रहो फिर एग्जाम के लिए। शिवराज, हाँ ठीक है, पंचाम, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? जैव विकास, हमने विकास पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर हमने देखा पृथ्वी में किस प्रकार वातावरण बना, फिर हमने देखा कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई। हमने मिलर का सिद्धांत देखा। मिलर का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके इस वाले सिलेबस में मेंशन है तो बिल्कुल पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है? और साथ में आपको ये देखा था कि यहाँ पर किस प्रकार से जैव विकास के प्रमाण मिले थे, हमें इनसे पता चला कि हाँ जैव विकास हुआ है, ठीक है? तो वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कल परसों डार्विनवाद देखा था, तो डार्विनवाद अच्छे से पता चल गया था। उनकी जो मेन बातें थी दो, कि एक क्या था, फैमिली ब्रांचिंग डिसेंट बोल रहे थे हम उसे, और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जिसने अपने जीवन में संघर्ष कर लिया वो प्रकृति के द्वारा चुना गया, और बाकी जो क्या हुए संघर्ष नहीं कर पाए वो मर गए, और फिर उनकी जाति वही समाप्त। लेकिन जो जिंदा रहे वो आगे 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 बढ़ेंगे, अपनी संतति को बढ़ाते रहेंगे और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। क्लियर इतनी बात? कोई बात नहीं। फैजल खान, कुलदीप सिंह, अब नहीं आ रहा है चैप्टर तो कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए। अब इसके बाद तो आप लोग नीट के एग्जाम में बैठोगे और बहुत सारे बच्चे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, तो वहां पर आ गया तो हाँ, प्रियंका राय। चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट करे आज का टॉपिक है लैमार्कवाद, ठीक है? तो लैमार्कवाद वैसे डार्विनवाद से पहले दिया गया था, ठीक है? तो लैमार्कवाद ने अपने विचार रखे थे कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी या जैव विकास हुआ होगा, तो उन्होंने अपने कुछ एग्जाम्पल दिए। तो सबसे पहले लैमार्कवाद, ठीक है, लैमार्कवाद हम बोलेंगे एक फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञान, ठीक है? तो यहाँ पर क्या थे, एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लैमार्क थे, और इन्होंने जो सिद्धांत दे दिया था उसको लैमार्कवाद कहा था, ठीक है? इनके अनुसार क्या थे, जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण होता है,
यही थी इनकी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या, सिंपल शब्दों में समझना है, वैसे तो आपने बचपन में 10th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि जो अंगों का यूज हुआ है वो आगे संतति में आए हैं, लेकिन जिन अंगों का यूज नहीं हुआ है वो आगे संतति में नहीं बढ़े, है ना। अगर इनकी बात ना लेकर के अगर हम अवशेषी अंगों की बात कर रहे थे, जब आपने जैव विकास पढ़ा था तो आपने देखा था ना अवशेषी अंग, तो पहले पूर्वज, अगर हम बात करेंगे कि पहले जो पूर्वज रहे होंगे वो पूंछों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज के मनुष्य में अगर पूंछ होगी तो उसका कोई प्रयोग होगा, या फिर आप चले जाओगे पेड़ पे लटकने के लिए, अगर पूंछ आ गई वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो इन्होंने अपने एग्जाम्पल को जिराफ के द्वारा समझाया था, किस प्रकार से अगर अंगों का यूज होगा तो वो आगे चल करके संतति, यानी कि आगे आने वाली संतति भी होंगी तो उनमें भी वो सब प्रकट होंगे, लेकिन अगर वो यूज नहीं हुए तो वो क्या होंगे, वहीं पर समाप्त हो जाएंगे, ऐसा बोला गया था इनके द्वारा। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे चलते, फिर हम देखेंगे किस प्रकार से। तो इनका जो सबसे मेन चीज है कि लैमार्कवाद किसने दिया, लैमार्क जी ने। किसका उदाहरण दिया था, जिराफ का उदाहरण दिया था। कौन से सन में दिया था, 1801 में। याद रखना 1801 के बाद 50 साल बाद डार्विनवाद ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्योंकि इनके सिद्धांत क्या बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था। तो इनका सिद्धांत क्या था, पहले ये समझ लेते हैं, अच्छे से समझेंगे। इन्होंने देखे जिराफ लिए, ठीक है, जिराफ बनाओ, चलो गर्दन ही गर्दन बना देती हूं, ठीक है, ये सांप ज्यादा लग रहा है ना। चलो जिराफ थे, ठीक है, ये क्या थे, पुराने टाइम के जिराफ थे, जो क्या करते थे, जिनकी गर्दन इतनी सी थी, तो यहां पर अगर घास है, ये घास है, तो ये घास खा रहे थे। वैसे आपने पढ़ा है ये, तो बस समझ लो फिर, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब नीचे की घासें खत्म हुई तो इन जिराफों ने सोचा कि अब थोड़ा आगे बढ़ते, क्योंकि खाने क्या है ना, खाना खाना है इन्होंने, तो ये क्या हुए, थोड़ा आगे बढ़े। तो फिर इन्होंने यहाँ पर पेड़ भी बना देती हूं मैं, ठीक है, ऐसे सिंपल वे में समझेंगे हम, वैसे पता है आप सभी को। तो इन्होंने क्या करी, अपनी गर्दन को बढ़ा दिया इस प्रकार से, है ना। ये तो चिड़िया लग रही है फिर ये। चलो गर्दन पे ध्यान देना, हाँ मेन चीज यही है, ठीक है। ये बाकी इनका शरीर है, हाँ चलिए ठीक है, ये बाकी मेन चीज है, गर्दन पे ध्यान देना है। अब हंसो मत इतना ज्यादा, वो थोड़ा सा बन गया ऐसी, ठीक है। कोई वो तो लेके नहीं आई मैं आपके लिए, कोई डायग्राम से बताती, पर आपके शायद बुक में होगा। इमेजिन करो कि जिराफ है कोई, ठीक है, वरना मुझे ही जिराफ बनना पड़ेगा। हाँ तो देखो, अगर देखो खाना क्या है, नीचे है। पहले जिराफ जो होते थे, उन्होंने ये बताया था, जो जिराफ थे पहले वो जैसे हमारे गाय भैंस होते हैं ना, उनकी तरह ही थे। उनकी गर्दन छोटी सी थी, तो ऐसे खाना खा लेते थे, पास में ही जमीन है तो खाना खा लेते थे। लेकिन जब क्या हुए, नीचे की जमीन में घास खत्म हो गए, तो उन्होंने अपने खाने के लिए, अब उन्हें खाना तो चाहिए था, तो अब वो जो पेड़ होंगे उनसे खाना खाने की कोशिश करेंगे। तो पेड़ से खाना खाने के लिए क्या करेंगे, अपनी गर्दन को उठाएंगे। यहाँ पर उन्होंने उठाना शुरू कर दी गर्दन को, ठीक है। अब क्या हुए, ऐसे वाले जो जीव रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे रहे होंगे, एक ही नहीं है, ये भी है, बहुत सारे हैं। इसी प्रकार क्या होंगे, जब इन्होंने खाना खत्म हो गया जमीन में, उसके बाद जब ये पेड़ों पर आए, तो बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपनी गर्दन को उठाया और यहाँ पर क्या हुई, इनकी गर्दन क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो लैमार्कवाद ने यही बताया कि इन्होंने अपनी गर्दन का उपयोग किया, ठीक है, जिस पार्ट का इन्होंने अपना यूज करा वो इनकी गर्दन थी। उस कारण से यहाँ पर क्या हुई, इनकी जो आने वाली संतति थी, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स है, ये बना देती हूँ, ये पेरेंट्स है, क्योंकि इन्होंने क्या करी, अपनी गर्दन लंबी कर दी। तो इसके बाद जितनी भी संतति आई वो सब लंबी गर्दन वाली ही आई, ऐसा उन्होंने बताया था, ठीक है। हाँ समझ में आ गया सबको। हाँ केडी, जब नया बैच शुरू होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है,
समझिए ना, सिंपल बात है, बस गर्दन ऐसे 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 करा और उनकी आने वाली जितनी भी संतति हुई वो सब लंबी गर्दन वाली ही हुई। उन्होंने कहा क्योंकि जिराफ ने अपनी गर्दन का यूज करा, यानी कि अपने शरीर के किसी पार्ट का यूज करा, तो यानी उसकी आने वाली संतति भी क्या हुई, लंबी गर्दन वाली भी। तो ये आपको लगता है कि ऐसा होता होगा? अगर हम देखें, आपने देखा होगा डिस्कवरी में कभी कभी, आपने देखी वो जो लेडीज रहती है, कहीं कहीं है, वो कौन सी कंट्री, बारमकी शायद, हाँ आपने देखा होगा कि उनके गले में ना ऐसे ऐसे कुछ वो लगे रहते हैं, कुछ गले में पहना रहता है उन्होंने मेटल का, और जिससे उनकी गर्दन बहुत लंबी लंबी सी हो जाती है ना। वो एक कंट्री में है, वहां पर आपने बहुतों ने देखा भी होगा डिस्कवरी, अगर देखते होंगे, मैंने तो बचपन में देखा था, बचपन में, हाँ। तो डिस्कवरी में था कि उनकी गर्दन वो कुछ मेटल पहनती थी और वो हमेशा वो मेटल को जोड़ते रहते हैं, तो जिससे उनकी गर्दन ऐसी लंबी शेप में हो गई। तो क्या अब उनकी आने वाली संतति की भी गर्दन ऐसी लंबी होकर के वो पैदा हो रखे होंगे? नहीं ना, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। यानी कि जो वो लेडीज थी, अब उनकी संतति वैसी लंबी गर्दन वाली पैदा नहीं होगी। या फिर आप अगर बात करेंगे बॉडी बिल्डर्स की, देखेंगे, अगर आप अभी बहुत होंगे आपके फादर वगैरह, चलो किसी और को पॉइंट नहीं, आप भी अगर अभी क्या करोगे, बहुत अच्छी सी मसल्स वगैरह सब बना दोगे, तो क्या आपको लगता है कि जब आपकी संतति पैदा होगी तो वो भी एकदम मसल्स लेकर के पैदा होगी? नहीं ना, क्योंकि ये चीजें क्या आपने खुद बनाई है अपनी, तो ये आगे वंशागत नहीं हुई है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इनके जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसको इसीलिए इसकी आलोचना की गई थी, क्योंकि ये क्या था, तर्क संगत नहीं लग रहा था, अजीब सा अटपटा सा लग रहा था कि ऐसे कैसे हो गया भाई। यानी कि जिराफ क्या हो गई कि जिराफ ने अपनी गर्दन लंबी करी तो आगे क्या उसकी सारी संतति लंबी गर्दन वाली होगी? ये तो कुछ बात ही नहीं बैठती है ना। तो इसलिए ही डार्विनवाद ने अपने सिद्धांत देने स्टार्ट कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पर ये बात किसी चीज को प्रूफ नहीं कर रहा था, और ऐसा होगा भी नहीं, है ना। क्योंकि क्या है, हर अगर आप देखोगे अभी भी फैमिलीज में क्या होगा, आपकी मम्मी की हाइट छोटी हो, लंबी होगी, है ना, तो जरूरी अभी आप देख सकते हो कि आपके जो भाई बहन होंगे उनमें से किसी की हाइट छोटी रही होगी, कोई बड़ा रहा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये आपको बताऊंगी कि किस कारण से हुए, या फिर जीन चेंज हुए, ये आगे आपने थ्योरी पढ़नी है। लेकिन आपने देखा कि अगर मम्मी लंबी है तो फिर बच्चा क्यों नहीं इतना ज्यादा लंबा हो रहा था? बहुत कम चांसेस होंगे लंबे लंबे आ जाते, लेकिन छोटे बड़े लंबे सब आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात प्रूफ करी थी कि जिराफ ने क्या करा कि यहाँ पर अपनी लंबी गर्दन करी, और उसके बाद जो उसकी संतति बनी वो लंबी गर्दन वाली नहीं बन सकती है, ऐसा यहाँ पर क्या की गई था, इसको गलत साबित करने के लिए कहा गया था। तो ये कोई बात नहीं थी कि यहाँ पर जिराफ लंबी गर्दन वाले तो उसके बच्चे भी लंबी गर्दन, है ना। क्लियर इतनी बात? नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल समझ रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, जिराफ तो बन गए। तो जिराफ का उदाहरण मैंने आपको समझा लिया, ठीक है। फिर कौन आए? चार्ल्स डार्विन आए। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, इन्होंने इस चीज को प्रूफ करा, इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, इन्होंने बहुत घुमा, कहाँ घुमे चार्ल्स डार्विन जी, इन्होंने अपना प्रकृति वरणवाद, जो कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, ये दिया था, जिसको हमने योग्यतम की उत्तम जीविका कहा था, ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो जीव रहेगा, ठीक है। कहाँ गए थे वो, ठीक है, यहाँ पर इतनी बात क्लियर। यहाँ पर जो तीसरे साइंटिस्ट थे वो ध्यान रखना है, हुगो डिवेरिज, याद रखना है, हुगो डिवेरिज, जिन्होंने कहा था उत्परिवर्तन के द्वारा आगे क्या हुआ है, संतति निर्माण हुई है, यानी कि लक्षणों की वंशागति हुई है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना आपने, इन्होंने जो यूज करा था वो इवनिंग प्राइम रोज का प्रयोग किया था, क्लियर। बस यहाँ पर क्या है, सिर्फ इतनी बात याद आपको रखनी है कि जो वैज्ञानिक है, ये वाला पार्ट वैज्ञानिक का था कि लैमार्क जी ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसको लैमार्कवाद कहा था। फिर जो डार्विन जी ने दिया था उसको क्या कहा गया था, यहाँ पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर। उसके बाद जो आए थे हुगो डिवेरिज, इन्होंने क्या कहा था, उत्परिवर्तन के द्वारा, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाऊंगी, बस पहले वैज्ञानिक को अच्छे से याद कर लो। हाँ ठीक है, तो ग्रेट खली जी भी अब वहां पर उन्होंने भी अपनी खुद की बॉडी खुद से बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई होगी। वो आगे ग्रेट खली वाला आगे
जब आप पढ़ोगे ना, ये जो उत्परिवर्तन पढ़ रहे हो, यहां पर पढ़ोगे कि कुछ उत्परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण ग्रेट खलीज जो है उनकी जो बॉडी होगी वो वैसी बनी होगी। क्लियर? हाँ, आगे चलिए। तो ये भी ध्यान रखना है, जो डिवरेज जी ने दिया था, डिवेरिज ने दिया था, वो दिया था ना 1901 में, ठीक है, यानी कि लैमार्क जी के 100 साल बाद, कितने 100 वर्ष बाद, ये बात ध्यान रखनी है। थोड़ा वैज्ञानिकों को याद कर लो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो 100 साल 1801 में लैमार्क जी ने दिया था, फिर 50 साल बाद डार्विन जी आए थे, उन्होंने दिया था, और उसके बाद कौन आए थे? ह्यूगो आए थे, जिन्होंने 1901 में अपना उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। बस 3 वैज्ञानिक थे, इसे अच्छे से याद करना है। चलिए, सबसे पहले लैमार्कवाद है, इसे देख लिया, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इनके अनुसार क्या था? जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण होता है, अर्थात जो उपयोगी अंग होंगे उनकी ही आगे वंशागति होती है। यानी कि जैसे जिराफ वाला अगर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो देखा कि यहाँ पर अगर जिराफ क्या कर रहा है, अपनी गर्दन का बार बार प्रयोग कर रहा है, तो उसकी जो आने वाली संतति होगी वो भी कैसी होंगी? लंबी गर्दन वाली होंगी। क्लियर इतनी बात? बस यही था लैमार्कवाद, और इसे क्या कहा था? उपयोगी अंगों की वंशागति। ये बात ध्यान रखना है। उन्होंने उदाहरण दिया था जिसमें ऊंचे पेड़ों की फुनगियों, याद रखना है, फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपनी गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया होगा। क्लियर? ये मैंने समझा दिया, बस इसमें थ्योरी है ये। इस लंबी गर्दन की प्राप्ति की विशिष्टता को उत्तरवर्ती संततियों को प्रदान की गई। वर्षों बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन कर दी कि इनका मानना था कि जीवों में बाह्य वातावरण के अनुकूल हेतु जो परिवर्तन होते हैं। अब मेन क्वेश्चन है यहीं पर, क्या है? उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर उपार्जित लक्षण की जो परिभाषा दी थी वो लैमार्कवाद ने दी है। ये मेंशन नहीं है, लेकिन क्या पता आपको कहीं पर जरूरत पड़ जाए कि उपार्जित लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण, क्या बोल रहे हैं? वे लक्षण जब क्या करते हैं, जीव क्या करेंगे? बाह्य वातावरण के अनुकूल अपने शरीर में कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो जो वो लक्षण परिवर्तन हो गए हैं उन सभी को कहते हैं उपार्जित लक्षण। क्लियर इतनी बात? उपार्जित लक्षण का क्लियर हो गया? ठीक है बाबू मौर्य, ठीक। चलिए अब देखेंगे, अब जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं लैमार्क के अनुसार, ठीक है। यानी कि लंबी गर्दन थी वो उपार्जित लक्षण था। बाह्य वातावरण क्या था? क्योंकि नीचे जमीन में घासें खत्म हो गई, अब उनको पेड़ की घास खाने के लिए अपनी गर्दन को उठाना पड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ? यानी कि बाह्य वातावरण के अनुसार उन्होंने अपनी गर्दन का उपयोग करा, ठीक है। यानी कि बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर में परिवर्तन किए, और ये परिवर्तन कहलाते हैं उपार्जित लक्षण। क्लियर? अब उपार्जित लक्षण इन्होंने कहा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, अर्थात जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, अब जो इनकी पीढ़ियां होंगी, इनके जो बच्चे होंगे, संतति होगी, वो आगे चलकर भी लंबी गर्दन वाली ही होगी। ये बातें उन्होंने कही थी। क्लियर? तो क्या आप सभी सहमत हो इस बात से कि लैमार्क जी एकदम सही कह रहे हैं? अगर आप जैसे वो मैं जो फीमेल की बात बता रही हूँ उस कंट्री की, तो वहां पर अगर वो अपने गले में सरिया डालती है, अपने गले में वो मेटल पहनती है, तो क्या उनके बच्चे जो होंगे वो भी मेटल, मतलब उनकी ऑलरेडी पहले से लंबी गर्दन होगी? नहीं ना। तो यहाँ पर आपको भी पता चल रहा है कि ये क्या है, कुछ ऐसा तर्क नहीं है कि यहाँ पर जो उपार्जित लक्षण होंगे वही पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, नहीं, ये गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या थे? ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही था कि आज इस अटकलबाजी पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये ना तो आप करोगे ना कोई करेगा कि ऐसा हुआ है। क्लियर? ठीक, हाँ बताइए अश्विनी, निषाद, क्या हो गया? बताइए जल्दी, बताइए। देखो, हाँ ये तो वैसे भी 10th क्लास में पढ़ रखा है कि यहाँ पर क्या हुआ। मेन आपको ये याद रखना है कि लैमार्कवाद के अनुसार जो आगे संतति बन रही है, वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संतति बन रही है, वो क्या हो रही है, जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने ऐसे अंगों का प्रयोग करा है जो आगे वंशागत हो रहे हैं। बस सिंपल यही बात है, बस, ठीक है, यही। और बाकी उपार्जित लक्षण आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा
कि यहाँ पर जो भी जीव ने बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर में जो परिवर्तन किए उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं, और लैमार्क के अनुसार यही उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। क्लियर? कृष्णा प्रताप, अब क्लियर हो गया ना अश्विनी को? ठीक है, क्लियर रखना है, बस कंफ्यूज नहीं रखना है, ठीक है, ताकि कहीं पर भी आए तो आप ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक, अब मैंने डार्विनवाद आपको पढ़ा लिया है, तो यहाँ पर लैमार्कवाद की गलतियों को बताने वाले डार्विनवाद ही थे। अब क्या कहा होगा डार्विनवाद में, मैं आपको जिराफ वाले से ही समझा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हम थोड़ा ऐसे थोड़ा समझेंगे इसे। अब उन्होंने क्या कहा डार्विन जी ने इसी जिराफ के उदाहरण को अगर वो समझा रहे होंगे तो उन्होंने क्या कहा होगा? ठीक है, चलो डार्विनवाद से पहले एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने इनकी जो लैमार्कवाद थे ना उसको खंडित करने के लिए क्या किया पता है? मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या करा, चूहे लिए, ये चूहे लिए, अब ये चूहे भी, ठीक है चलो चूहे बनाते पहले। ठीक है, लैमार्कवाद के जो सिद्धांत दिया था इसको पहले वो प्रयोग करे थे, एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने देखा था क्या ये सही कह रहे हैं लैमार्कवाद, तो वो कोशिश कर रहे थे कि या तो इसको सही साबित कर ले या तो इसको गलत साबित कर दे। अब उन्होंने क्या प्रयोग करे ये मैं बताती हूँ। इनका नाम था अगस्त, ठीक है, इनका जो वैज्ञानिक थे वो अगस्त थे, इनका नाम था अगस्त, और आगे कास्ट अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन इनका जो नाम था वो क्या था, अगस्त था। इन्होंने देखा था, इन्होंने क्या करा, चूहे लिए, ठीक है, अब चूहों की क्या कर दी, पूंछ को काट दिया, ये पूंछ काट दी, ये पूंछ काट दी, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य में जब इन्होंने संकरण कराया, ठीक है, जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो इनके द्वारा जो संतति पैदा हुई, इनके द्वारा भी संतति पैदा हुई होगी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उस संतति में क्या थे, पूंछ थी, ठीक है, जबकि उन्होंने काट रखी है। फिर उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा चलो फिर से करता हूं मैं। फिर वापस क्या करा उन्होंने, फिर से चूहे लिए, ठीक है, फिर से चूहे लिए और फिर से उनकी पूंछें काट दी, फिर पूंछें काट दी, और उसके बाद फिर से देखा कि इनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी, फिर इनके मध्य में मीटिंग कराई, उसके बाद फिर संतति देखी तो उन्होंने देखा कि चूहों में फिर से क्या थी, प्रेजेंट थी पूंछ, ठीक है। और यहाँ पर जो लैमार्क जी बार बार बोल रहे थे कि जो क्या होंगे, उपार्जित लक्षण होंगे, वो वंशागति क्या हो रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चूहे थे बिना पूंछ वाले, लेकिन जब इनकी संतति पैदा हुई तो ये तो पूंछ के साथ पैदा हुई। इन्होंने इस प्रयोग को 21 बार तक किया, लगभग 21 बार तक इन चूहों की पूंछ काट करके बार बार इनके मध्य में संकरण कराया, ठीक है, यानी कि इनके मध्य में फर्टिलाइजेशन कराया, लेकिन बार बार इनको क्या जो प्राप्त हो रही थी, वो उनको बार बार क्या प्राप्त हो रहे थे, पूंछ वाले चूहे प्राप्त हो रहे थे। तो इससे यहाँ पर लैमार्कवाद की जो अवधारणा दी गई थी उसको गलत साबित कर दिया कि यहाँ पर जो लक्षण थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ते, अर्थात जो उन्होंने बताया था कि जिस अंग का यूज किया जाएगा वही वंशागत होते हैं और जिन अंगों का यूज नहीं किया जाएगा वो वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया था कि ये क्या होगा, क्या होगा, ये क्या है, लैमार्कवाद जी ने गलत कहा है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना है आपको कि ये अगस्त जी ने बताया था, क्लियर, ठीक है। बस ये क्या था, उनकी जो उन्होंने गलत बताया था उसको वो देखना चाह रहे थे कि क्या ऐसा ही है, क्या लक्षण ऐसे ही जा रहे हैं क्या पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन चूहों के एग्जाम्पल से उन्हें देख लिया कि पूंछ का तो उपयोग ही नहीं हुआ, तो फिर वो नई जीव में क्यों आ रही है। अगर लैमार्कवाद की दृष्टि से देखें तो अगर इसका पूंछ का प्रयोग नहीं हुआ है तो यानी कि इसकी संतति में भी किसी भी पूंछ को नहीं आना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पूंछ आ रही है। इसका मतलब कि वो जो उन्होंने कहा था जो भी जीवों के अंग होंगे वो वंशागत होते हैं, वो बातें गलत है। क्लियर, हाँ चलिए आगे चले, ठीक है, सबको समझ में आ गया है। अब डार्विन जी आए तो डार्विन जी ने क्या करा, डार्विन जी की बात कराती हूँ, हाँ बात बताती हूँ, ठीक है। ये बात तो थी कि चलो क्या हो गया यहाँ पर, अब डार्विन जी के अनुसार क्या थे कि पृथ्वी में क्या थे, दोनों प्रकार के जीव प्रेजेंट थे, छोटी गर्दन वाले भी प्रेजेंट थे, ठीक है, और लंबी गर्दन वाले जिराफ भी प्रेजेंट थे, ठीक, छोटी गर्दन भी और लंबी प्रेजेंट भी।
अब क्या हुए, जब तक क्या था यहाँ पर घास थी, तो ये छोटे वाले जो जीव थे वो नीचे की घास खाते खाते जीवित रहे। क्लियर? बड़े वाले नीचे की भी खा रहे थे, ऊपर की भी खा ही रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब नीचे की घासें खत्म हो गई, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था ना, अपने ही जीवों के मध्य संघर्ष, कंपटीशन। अब कैसे होगा, अब इन बिचारों की जब गर्दन तो छोटी है ना, लेकिन जो लंबे वाले जीव थे वो कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनकी गर्दन लंबी थी, तो वो इसका फायदा लेकर के अर्थात यहां से आराम से खाना खा सकते थे। अर्थात जितने भी छोटे वाले जीव होंगे ना, उन सबकी जीवन वहीं समाप्त हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ, नीचे जो भोजन था वो तो बचा नहीं, यानी कि यहाँ इनका जीवन संघर्ष समाप्त हो गया। ये कम ताकतवर थे तो प्रकृति ने इसका चुनाव ही नहीं करा, क्योंकि ये अपने जीवन के संघर्ष में हार गए, तो छोटी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। क्लियर? इतनी बात सिंपल समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप समझो कि डार्विनवाद का जो प्रकृति चयन दिया है उन्होंने, किस आधार पर, जो उसके पॉइंट है ना, अंतः जीवों, जो जीवों के मध्य में पहले ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, फिर उनके मध्य में जब संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है तो उनके मध्य में संसाधनों के लिए, भोजन, इन सब के लिए क्या होगा, संघर्ष होगा। तो यहाँ पर जिराफ तो दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन जो छोटी गर्दन वाले थे, अब नीचे भोजन नहीं है, तो इनकी भोजन की कमी के कारण धीरे धीरे मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो बड़ी गर्दन वाले हैं, बहुत सारे, जितने भी बड़ी वाले होंगे ये सब जीवित रहेंगे। क्लियर? अब क्या होंगे, जब ये आपस में ही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, मैटिंग करेंगे, ठीक है, आपस में ही मैटिंग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, जो इनकी संतति होगी, ठीक, इनकी संतति होगी, वो भी कैसी होगी, या तो कुछ छोटी वाली होगी और कुछ क्या होती है, बड़ी गर्दन वाली होती है। ठीक है, कुछ छोटी गर्दन वाली होगी और कुछ बड़ी गर्दन वाली होगी। ये सब डार्विनवाद के नियम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल लैमार्कवाद को जो गलत साबित करना था वो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, इनकी संतति कुछ छोटी भी कुछ लंबी भी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो छोटी वाली रहेगा, भोजन की कमी, और ये यहीं पर खत्म। ठीक है, अब लंबी गर्दन वाली क्या जीवित है, तो यानी कि ये आगे बढ़ते रहेंगे, वापस ये मैटिंग करेंगे, वापस संतति होगी, छोटी गर्दन बड़ी गर्दन, ठीक है, और वापस क्या होंगे, बड़े वाले जिंदा और छोटे वाले मर गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बढ़ी गई, और एक टाइम ऐसा आ गया जब छोटे वाले सारे समाप्त हो गए, और अब जिराफ जो पैदा हुए वो सारे लंबी गर्दन वाले हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, जिन्होंने डार्विन के नियम जो पॉइंट बताए थे, अपने मध्य यानी कि अपनी जातियों के मध्य में संघर्ष करा, जिसकी ज्यादा पावर थी वही जीवित रहे, वही प्रकृति के द्वारा उन्हीं के जीनों को चुना गया। जीन किसके चुने गए होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, बार बार संघर्ष करके जीत रहे है ना, तो जीन क्या होंगे, इनके ही लंबी गर्दन वालों के जीन ही आगे बढ़े, और आगे जो संतति सारी पैदा हुई वो सब लंबी गर्दन वाली भी। क्लियर? अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपको डार्विनवाद भी क्लियर हो रहा होगा कि डार्विनवाद ने बताया था संघर्ष इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उनमें विभिन्नताएं आई थी। क्लियर? और विभिन्नताएं आई, और उसके बाद प्रकृति के द्वारा यानी कि उनके जीन ही आगे बढ़ेंगे जो संघर्ष में जीतेगा। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, जीत तोमर कह रहे क्लियर। ठीक, आगे चले। हाँ ठीक है, अमन शर्मा साथ में पढ़ लिया था, लेकिन अब 12वीं में भी दे रखा है तो उसके थोड़ा आगे दे रखा है, एक्सप्लेन करके दे रखा है। ये थोड़ी भी दे रखा था 7वीं या 8वीं 10वीं में आपको दे रखा था लैमार्कवाद क्या है और डार्विनवाद क्या है, लेकिन उसको आपस में किस तरीके से ये करा गया कि लैमार्कवाद को कैसे गलत ठहराया गया डार्विनवाद ने। ठीक है, ये सब इसमें 12th में दे रखा है। ठीक है, ठीक है, चलिए प्रियंका राय भी कह रही है क्लियर। तो बस यही थे। अब यहाँ पर जो मेन चीज है याद करने वाली वो मैं आपको बता देती हूँ बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए HMS बिगल, HMS बिगल नामक विश्व समुद्री जहाज में, याद रखना क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, HMS बिगल जो जहाज था, समुद्री जहाज था, इस पर इन्होंने क्या करी थी, जो डार्विन थे वैज्ञानिक, इन्होंने यात्रा की थी और विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं को देखा था। जीवों के मध्य में किस प्रकार से विभिन्नताएं थी, घूमते रहे इस जहाज में और देखते रहे। 1838 में जनसंख्या के संदर्भ में थॉमस मॉल्सन, मैंने कल भी बताया था, थॉमस
मॉल्थस को याद रखना है क्योंकि इनसे ये प्रेरित हुए थे डार्विन जी, ठीक है। जो थॉमस मॉल्थस थे उन्होंने सुबरू के जो 3-4 पॉइंट थे वो उन्होंने बताए थे, लेकिन बाद में क्या था, डार्विन ने और पॉइंट, इनके पॉइंट तो ले लिए लेकिन साथ साथ आगे अपने पॉइंट भी 2 और एक्स्ट्रा मेंशन कर लिए, जिसे हमने कहा डार्विनवाद। क्लियर, ठीक है। डार्विन के समय ही एल्फ्रेड रसल का भी नाम आपको याद रखना है, एल्फ्रेड रसल वेसेल्स, ये नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने भी डार्विन जी के साथ काम करा था। ये सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, और इन्होंने जो काम करा था वो मलाया द्वीप में किया था, ठीक। तो बस यहीं पर आपने देखना है कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर डार्विन के समान निष्कर्ष पर प्राप्त हुए थे। हाँ, और ये यहाँ पर इन्होंने आर्कीपेलेगो नामक द्वीप और मलापा द्वीप यानी कि जो महाद्वीप थे उनमें इन्होंने घूमे थे। कौन? अल्फ्रेड जी। क्लियर, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने ये मेंशन करे हैं, वैसे मैंने कल बता ही दिए थे आपको थोड़े बहुत। अब क्या इसमें, अब मैंने ये भी आपको बता रखे। अब यहाँ पर देखेंगे, डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था प्रकृति वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन को प्रकाशित किया था। और इनकी जो इनके सिद्धांत, जो इन्होंने थ्योरी दी थी, अपनी पुस्तक लिखी थी, उसके जो 2 मुख्य संकल्पनाएं थी वो थी, एक तो साखनी अवरोहण यानी ब्रांचिंग डिसेंट, लास्ट में बताया था मैंने आपको, प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट यानी कि अगर क्या है जीव, मैंने आपको कल लास्ट में बताया था ना, इस प्रकार से क्या है, 2 जीव है, ठीक। यहां पर अगर हम जिराफ को ही ले लेंगे तो इनकी लंबी गर्दन है। क्लियर, अब क्या हुए, जब इनके मध्य में मैटिंग हुई तो आगे क्या हुई, लंबी गर्दन छोटी गर्दन, इस प्रकार से फिर से बने, छोटी लंबी, है ना। और ये क्या बन रही है, फैमिली ब्रांचिंग, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज था कि साखनी अवरोहण यानी कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो एक ही थे, लेकिन बाद में जब ये अलग अलग स्थानों पर चले गए तो इनके जो शरीर था वो उस वातावरण के अनुकूल बन गया, है ना। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल समझाऊं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो क्या होंगे, अगर दिल्ली वगैरह में रह रहे होंगे, बहुत गर्म इलाकों में, तो वो अगर जब पहाड़ों में जाते तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग तो, है ना। और जैसे ठंड वाले एरिया की कभी गर्म वाले एरिया में चले जाते तो उनको गर्मी इतनी आसान, जल्दी थोड़ा टाइम लगता है उसको सहन करने में, है ना, वरना उनकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है। ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इनके पूर्वज तो एक ही रहे, लेकिन जब ये जाति आपस में ही अलग अलग स्थानों पर जली गई तो इनका शरीर भी उस वातावरण के अनुकूलित हो गया। तो ये क्या थी, ब्रांचिंग थी, एक पूरी ब्रांच बन रही है ना इस प्रकार से, ये चले गए अफ्रीका, ये चले गए इंडिया, ये चले गए ऑस्ट्रेलिया, तो उनका शरीर भी क्या हो गया, अलग अलग उस वातावरण के अकॉर्डिंग हो गया। क्लियर, तो ये था। और बाकी जो प्राकृतिक वर्ण था, नेचुरल सिलेक्शन था, जिसने संघर्ष किया वो आगे चल करके ही क्या करेगा, अपनी संतति का अस्तित्व बनाए रखता है। क्लियर इतनी बात। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी है आपने, और मैंने आपको कल ये बताए थे, इनके 5 पॉइंट जो थे ये क्लियर याद रखने हैं। मैंने समझा दिया था कि अतिजनन, जब जीव आपस में, हर एक जीव होगा जिसमें बहुत अधिक जनन करने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन वो जनन तो कर लेगा, ठीक है, जनन तो कर लेगा, लेकिन जो पृथ्वी होगी इस पे वातावरण की कमी भी तो है, हर किसी को वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्या होगा, जो जीव संघर्ष करेगा वही जीव जीवित रहेगा। तो इसका क्या था, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष, ये बात भी क्लियर थी, ठीक है। फिर प्राकृतिक विभिन्नताएं, नेचुरल वेरिएशन, ठीक है, जब इनमें विभिन्नताएं पाई जा रही थी, कुछ क्या थी, यूजफुल थी और कुछ क्या थी, अनयूजफुल थी, ठीक है। जो यूजफुल थी वो क्या होगी, प्रकृति के द्वारा चुने गए वो सारे जीव, और उसके बाद उनकी वंशागति होनी स्टार्ट हो गई और इससे नई जाति की उत्पत्ति हो गई। ये कल डार्विनवाद में हमने समझ लिया था। अब जो लास्ट है मेन है विकास की क्रियाविधि, ठीक है, तो ये बहुत मेन है। इसके बाद जो ह्यूंगो, जो वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने बताया था, इन्होंने, डार्विन ने जो विभिन्नताएं बोली थी, जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही थी उसको अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया। कैसे किया, अपने उत्परिवर्तन म्यूटेशन सिद्धांत से।
अगर मैं आपको बात करूं कि म्यूटेशन क्या होता है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो जल्दी से रिप्लाई दे दो, क्या होता है म्यूटेशन? बताइए म्यूटेशन क्या होता है? उत्परिवर्तन, बताइए। हाँ ठीक है, बताइए। बाबू मौर्य, अजय कश्यप, प्रियंका राय, अश्विनी, रितु शर्मा। बताइए। अच्छा, उत्परिवर्तन यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा? क्रोमोसोम, है ना? यानी ठीक है, मैं ही बताती हूँ, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, आप तक मेरी आवाज पहुंचते पहुंचते। ठीक है, उत्परिवर्तन हम पढ़ते थे ना, जहां पर क्या, या तो क्रोमोसोम में चेंज हो जाए, या तो डीएनए में चेंज हो जाए, क्लियर, या फिर क्या हो जाए, किसी की कमी हो जाए। जब आप देख रहे थे उत्परिवर्तन, अगर डीएनए यानी कि क्रोमोसोम में कहीं पर कमी पड़ जा रही थी, तो वहां पर आपने देखा था कि सेंट्रल डोग्मा हो रहा था, है ना? जब अधिकता और कम हो रही थी तो कोई रोग उत्पन्न हो जा रहा था। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे हुंगो, उन्होंने बताया कि उत्परिवर्तन सबसे बड़ा कारण होता है नई जाति के निर्माण में। कैसे बताया? बताती हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले आपको उत्परिवर्तन पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो गया, डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो गया, या एक नाइट्रोजन क्षार हट गया। क्लियर इतनी बात? ऐसे ऐसे ये सब क्या है? उत्परिवर्तन है। और इन्होंने जो प्रयोग, हाँ ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखनी है। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम की म्यूटेशन जो दिया था, विकास की क्रियाविधि जो दी थी, विकास हुआ है यहाँ पर, इन्होंने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, कौन से प्लांट में दिया था इन्होंने? इवनिंग प्राइमर रोज। ठीक है, प्राइम रोज के नाम यहाँ पर इन्होंने इस प्लांट का प्रयोग करा था। अब आपने जब मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आपने देखा था जब आप दो पौधों के मध्य में संकरण करा रहे थे, बैगनी और कौन सा, व्हाइट और रेड के मध्य, तो वहां पर व्हाइट और रेड तो आ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ गुलाबी भी आ रहा था, एक दूसरा जीन भी आ रहा था, है ना? पढ़ रहे थे ना? फिनोटाइप में देख रहे थे आप कि जब दो जो फूल थे उनकी जब आप संतति का संकरण करा रहे थे, तो आपने सफेद और लाल का कराया, लेकिन वहां पर तीसरा लक्षण भी प्रकट हुआ। तो वो था क्या वहां पर कि तीसरा लक्षण, अलग लक्षण दिखा, गुलाबी एकदम से। तो यहीं पर म्यूटेशन भी, हम अगर जीव की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके जीन्स में चेंजेस हुए होंगे, जिसके कारण ये एकदम अलग है। अब अलग कैसे? जैसे कि हमारे पेरेंट्स क्या एकदम हमारी तरह नहीं है। अगर हमारी मम्मी लंबी है ना, तो जरूरी नहीं है कि उनके सारे बच्चे लंबे लंबे हो, एक दो बच्चे लंबे हो जाएंगे लेकिन एक छोटा रह जाता है। तो यही क्या है, कुछ ना कुछ उसके जीन में बढ़ोतरी हुई है या उसकी कमी हुई है, यही क्या है, उत्परिवर्तन है। क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो यही इनका क्या था, उत्परिवर्तन का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन। अब अगर देखो क्रोमोसोम या डीएनए किसी की श्रृंखला में थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, तो आने वाला जो मनुष्य होगा वो क्या होगा, थोड़ा अलग बन जाएगा। या फिर अगर मेरे बॉडी में अगर एक क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाती, तो मैं कुछ अलग संरचना में बन जाती, है ना? तो यानी कि जो पुराने वाले जीव पूर्वज रहे होंगे, उनके जीन कुछ और रहे होंगे, धीरे धीरे करके उनमें इतना बड़ा बड़ा उत्परिवर्तन हुआ कि आज उनकी संरचना अलग हो गई। तो यही सब क्या है, जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन, यानी उनके जीनोटाइप्स में जो परिवर्तन आ रहे हैं, यही क्या है, उत्परिवर्तन है। इनका मत था कि ये बड़े बड़े उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, ना कि छोटी छोटी विभिन्नताएं। छोटी छोटी विभिन्नताएं किसने बताया था? डार्विन जी ने बताया था। क्लियर? और इन्होंने बताया था जो बड़े बड़े उत्परिवर्तन हो रहा है, या तो क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार का क्रम चेंज हो रहा है, ये सब क्या होंगे, बड़े बड़े उत्परिवर्तन हो रहे हैं। इनके अनुसार ही आगे जीव संख्या में बड़े बड़े परिवर्तन आए होंगे। ठीक है, तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि इनके अनुसार जो उत्परिवर्तन है वही आगे क्या है, जो प्रजाति जो भी जन्म लेगी उसकी उत्पत्ति का कारण, सबसे मेन जो बात होगी वो उत्परिवर्तन होता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, हाँ रितु शर्मा क्लियर, विनय मौर्य क्लियर, समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, और क्या इसमें? हाँ,
इन्होंने देखो, इन्हें जो ये बड़े बड़े उत्परिवर्तन हो रहे थे ना क्रोमोसोम, इन सब में चेंजेस वगैरह जो हो रहे हैं, इन्होंने इसे क्या कहा था? सॉल्टेशन कहा था। याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्टेशन क्या होता है? सॉल्टेशन यानी कि विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। ठीक है, बस इतना ये इसका अर्थ होता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसे क्या कहते हैं? सॉल्टन कहते हैं। अगर आपने देखा होगा, अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने कभी कभी देखी होंगी, कुछ भेड़ें रहती है ना, है ना, एनकॉन शिप्स रहती है, कुछ ऐसी शिप रहती है जिनमें क्या होंगे, जिनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन आपने नॉर्मली जो फिश शिप देखी होंगी, उन सबके पैर बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो ये शिप रहेगी ना, अब अगर आपके पास अभी टाइम रहेगा तो गूगल में जरूर देखना, इनके जो पैर देखोगे ना, तो इनकी पैर होंगे छोटे छोटे, बहुत ऐसे छोटे छोटे से बौने से रहते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनके जीन में कुछ परिवर्तन हुए हैं, उत्परिवर्तन जो हम कह रहे हैं ना, जिसकी बात करें, उस कारण से जो आने वाली जो संतति हो रही है, जिन्हें हमने एनकॉनशिप कहा है, यानी एकांड भेड़ कहते हैं, इनमें क्या हुई, इनके जीन के परिवर्तन के कारण इनकी संरचना में भी परिवर्तन आया। क्लियर? अब कुछ कुछ आपने देखा होगा, हाँ, कुछ ऐसे मवेशी रहते हैं जिनकी सींगें नहीं रहती है ना, लेकिन उनके पूर्वजों में वो सिंग थी, लेकिन अब उनमें नहीं है, धीरे धीरे वो, है ना, कुछ में रहती है। अभी कभी गाय के बच्चे होंगे, एक में रहती है, एक में नहीं रहती है, ऐसा भी रहता है कभी कभी, है ना। तो ये सब क्या है? उत्परिवर्तन है। कुछ आपने बिल्लियां देखी होगी जिनमें बाल नहीं रहते बॉडी में, है ना, देखा होगा वो भी। अब नहीं देखा, ये सब गूगल में सर्च मार के आज देखना कि ये सब क्या है? उत्परिवर्तन के कारण है। इन्होंने अपने सिद्धांतों द्वारा ये सिद्ध कर दिया था कि यहाँ पर उत्परिवर्तन ही जैव, जो जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, जीवों में जो संरचनाएं चेंजेस हो रही है, वो उत्परिवर्तन के द्वारा ही होती है। ठीक है, कुछ बिल्लियां क्या होती है, उनमें बाल ही नहीं रहते, मांस ही मांस दिखता है उसमें बिल्कुल, और कुछ बिल्लियां ऐसी है जिनमें बहुत सारे हेयर्स दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ वो देखो रितु शर्मा ने उस शिप को भी भेज दिया है। हाँ देख लो, जिसने नहीं देखा है वो रितु शर्मा के कमेंट को देख करके उस शिप को आसानी से देख सकता है, किस प्रकार से उस शिप के पैर इतने छोटे छोटे हैं। हाँ देख लिया सबने? चलो अच्छी बात है रितु, अच्छा काम किया तुमने, सबने देख लिया। हाँ चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, डार्विन की जो विभिन्नताएं, डार्विन ने तो विभिन्नताएं बताई थी, क्योंकि विभिन्नता क्या, एक तो धीरे गति से प्रोसेस होती है, क्रमबद्ध प्रोसेस होगी, है ना, जीव वैसे ही आगे बढ़ेगा। तो ये क्या थी, उन्हीं के चेंज करा था इन्होंने। ठीक है, जो ह्यूंगो थे उन्होंने बताया था किस प्रकार से विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन एक दूसरे से अलग है। तो इसका यहाँ पर बस लास्ट है ये कि देखना आपने दोनों में क्या है। जो डार्विन था उन्होंने बताया था कि विभिन्नताएं आगे चलती है, विभिन्नताएं ही सेलेक्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूंगो जी थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि यहाँ पर उत्परिवर्तन के कारण ही आगे जीव का विकास हुआ है। क्लियर? अब सब भेजते रहो उसे, भेड़ को। ठीक है, तो अब विभिन्नताएं डार्विन जी के और उत्परिवर्तन में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। विभिन्नताएं जीव के लक्षण प्रारूप में आए छोटे परिवर्तन जो अनुवांशिक होते हैं उसे कहते हैं हम विभिन्नताएं। और अगर हम उत्परिवर्तन की बात करें तो कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है जिससे आगे चल करके जीव ही पूरा बदल जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। अनुवांशिक पदार्थ में आए बड़े बड़े परिवर्तन जो लक्षण प्रारूप में भी बड़े बड़े परिवर्तन प्रकट करता है। देख लिया, विभिन्नताएं में क्या होगा, छोटे छोटे परिवर्तन होंगे, लेकिन अगर उत्परिवर्तन होगा, क्योंकि यही बात है कि उत्परिवर्तन के कारण ही आगे लक्षण वंशागत हो रहे हैं और उसके बाद जीव में एक बड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। क्लियर इतनी बात? आगे चलेंगे कि यहाँ पर अगर विभिन्नताएं की बात करेंगे तो ये एक निश्चित दिशा में होती है विभिन्नता। ठीक है, क्रमबद्ध आगे से चल रही है, लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन की बात करेंगे, कुछ भी चेंज हो सकता है, यानी कि या तो क्रोमोसोम में चेंज हो सकता है, डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों में चेंज हो सकता है, ये क्या होगी, यादृच्छिक होगी और दिशाहीन होगी। कुछ भी चेंज हो सकता है और आगे लक्षण चेंज हो सकते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, ये विकास का क्रमबद्ध क्रम होगा।
यहाँ पर धीरे एक एक करके स्टेप होता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से ही कोई क्या हो जाएगा, अचानक से जीन क्रोमोसोम वगैरह में परिवर्तन हो गया, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये अचानक और बड़ा बदलाव होता है। ठीक है, और यहाँ पर विकास धीरे गति से होगा। अगर धीरे छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं ना, अगर यहाँ पर ये छोटा सा स्माइली है, छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, पहले थोड़ा सा हंस रहा है, फिर और फिर ऐसे ऐसे बहुत धीमी गति से होंगे। लेकिन एक ऐसे इंसान होंगे जो सीधा दांत फाड़ के हंसेंगे, यानी यहाँ पर क्या परिवर्तन हो गया बहुत ज्यादा। समझ में आ गया इन दोनों एग्जाम्पल से कैसे कि यहाँ पर विभिन्नता, यानी कि एक वो टाइप की होंगी विभिन्नता, थोड़ी सी स्माइल, फिर थोड़ी स्माइल, फिर थोड़ी स्माइल, धीरे क्रमबद्ध रूप से हो रही है ना। और अगर कोई स्माइल बहुत खुल करके करेगा तो वो सीधा हंस जाएगा, और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ये विकास जल्दी से हो गया, स्माइल जल्दी से खुल गई, दांत जल्दी से दिख गए, है ना। तो बस यही क्या है, उत्परिवर्तन और विभिन्नता में अंतर, ये सब आपको आने चाहिए। अब जीत तोमर तो सारी भेड़ को यहाँ ला गया, अब मैं इसको घर लेके चली जाऊंगी। खुश, सबके सब अपनी अपनी भेड़ भेजने में लगे। अब क्लियर हो गया ना यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया हमने, लैमार्कवाद पढ़ा, डार्विनवाद आपने पढ़ लिया था। इसके बाद आपने देखी थी किस प्रकार से विकास की क्रियाविधि थी। मेन था कि यहाँ पर उत्परिवर्तन ही देखने के लिए मिला था कि यहाँ पर जीवों का विकास हुआ था, उनके शरीर में किस प्रकार से लक्षण प्रकट हुए थे। समझ गए सबके सब? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर सूरज, ये आपका चैप्टर जल्दी शुरू होने वाला है, परसों, कल एक लास्ट है, उसके बाद फिर, हाँ कल लास्ट है, उसके बाद परसों से आपका नया चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जल्दी से फटक से बता दीजिए। प्रवीण पटेल, पंचाम, अजय कश्यप, प्रवीण, रितु शर्मा, बापू मौर्य, विनय मौर्य, अजय, मलिक, निखिल, प्रियंका राय, मौर्य, रितु शर्मा, सबको क्लियर? बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, वैज्ञानिक के नाम याद रखना है, और पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम देने हैं साथ में। ठीक है, तो उसके लिए आप मेहनत करते रहो, ऐसे फालतू टाइम अपना वेस्ट मत करो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अभी थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद तब देखना आगे। ठीक है, तो चलिए।